और किसानों के 3 कानूनों को लेकर आंदोलन के बाद ये पहला इस तरह का इलेक्शन होगा जब ऐसी कोई स्थिति बन रही है। और ऐसे समय में जबकि एक विधायक इनेलो के नेता अभय चौटाला कृषि कानून के खिलाफ होकर के किसानों के पक्ष में जाकर के इस्तीफा देते हैं, तो क्या सिंपैथी उनके साथ होगी? आगे क्या रणनीति रहेगी बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और इनेलो के, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वंदना पोपली जी बीजेपी से हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दीप कमल सारण जी जुड़ेंगे जेजेपी से। दीप कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ इनेलो से अपना पक्ष रखेंगे। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल दीप कमल जी आपसे मेरा रहेगा कि इस उपचुनाव में जेजेपी की क्या भूमिका रहने वाली है? कहां है जेजेपी? देखिए आशीष जी, ये जब पिछले 2 साल से राज्य में एक सरकार चल रही है गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, तो उम्मीदवार भी गठबंधन का ही होगा और एक सहयोगी के तौर पर जेजेपी और बीजेपी दोनों उसमें एक साथ सहयोग करेंगे। जिस भी पार्टी से जिस भी नेता का नाम उम्मीदवार के तौर पर आएगा उसके साथ दोनों दल खड़े होंगे। और क्योंकि वहाँ पर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, वो ऑलरेडी वहाँ लोगों के बीच में हैं पहले से भी, और अब भी उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, तो दोनों दल मिलकर जैसे ही आने वाले दिनों में उम्मीदवार तय करेंगे उसके हिसाब से जो जिम्मेदारियां लगेंगी वो जेजेपी के कार्यकर्ता और नेता निभाएंगे। बिल्कुल। वंदना जी, अभी जो टीम बनाई गई है ओपी धनखड़ जी ने जिनका ऐलान किया, उसमें जेजेपी का कोई लीडर शामिल नहीं है, कोई विशेष कारण हो सकता है इसका? रक्षा धनखड़ जी उन्होंने बता दिया कि उम्मीदवार गठबंधन का होगा जी। और ये जो सिरसा कमेटी की बैठक ली गई थी, वहां पर ये निर्णय लिया गया था कि हमने अपने चुनाव कमेटी के जो सदस्य हैं वो बताए हैं कौन प्रभारी रहेगा, कौन सहयोगी रहेगा, लेकिन ये पार्टी के तौर पर है। जनता पार्टी की अलग से बैठक है, उसमें अलग ड्यूटी लगाई जाएंगी और दोनों पार्टी मिलकर बैठकर डिसाइड करेगी कि कैंडिडेट कौन रहेगा। और लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली फाइनल है कि जो कैंडिडेट गठबंधन का ही होगा, क्योंकि दोनों पार्टी एक साथ सरकार चला रही हैं, तो चाहे जेजेपी से लड़े या भाजपा से लड़े, लेकिन वो हमारा संयुक्त उम्मीदवार रहेगा। संयुक्त उम्मीदवार जरूर रहेगा, लेकिन अभी टीम जो बनाई गई है वो उसमें सभी जो नेता हैं वो बीजेपी का ही चेहरा नजर आ रहे हैं। संजीव भारद्वाज जी, बीजेपी जेजेपी ने तो अपनी रणनीति बना ली है, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? आशीष जी, बात ये है कि अभी इलेक्शन जो है डिक्लेयर हुआ है, अभी इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जल्दी होगा कुछ कहना, लेकिन जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने का सवाल है, जो लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल होगा लोगों को, प्लस जो लोगों के दुख दर्द में काम करता होगा, ऐसे नेताओं की या उम्मीदवारों की कांग्रेस के पास कोई कमी नहीं है। हाँ। जिसको भी सीट नेतृत्व चाहेगा उसको इस इलेक्शन में कैंडिडेट बना के वहां से इलाहाबाद से उतारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई इस वक्त कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर की कुछ बात की जाए। नहीं संजीव जी, सिर्फ कैंडिडेट का मसला नहीं है, मसला यहाँ रणनीति का है। क्योंकि बीजेपी अपने सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएगी। इलाहाबाद जो सीट परंपरागत तौर पर इनेलो की रही है, खास करके चौटाला परिवार की रही है, वहां पर कृषि कानून के चलते, कृषि कानून और किसानों के समर्थन में होकर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया। सिंपैथी वोट उनको मिल सकते हैं, संभावनाएं हैं। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का क्या रहेगा वहां पर? आशीष जी, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, ना कि कोई अपने इंटरेस्ट में लड़ने के लिए हम लोगों के बीच में हैं। हम अपनी बात रखेंगे। आजकल लोग या लोगों का इस तरह से व्यवहार है या इस तरह से लोगों की सोच है कि हम लोग कुछ 10-5 दिन के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी नेता किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। हम अपनी बात रखेंगे, बाकी निर्णय तो इलाहाबाद की जनता के ऊपर है कि भाई वो किस पार्टी के किस उम्मीदवार को अपने नजदीक या अपने लायक ये समझता है कि भाई ये हमारे दुख दर्द में ज्यादा काम आता है। तो जो लोगों के बीच में ज्यादा होगा उसको लोग अपना उम्मीदवार बना के या उसको अपना कैंडिडेट बना के जिताएंगे। हम लोगों का जीत हार से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने अपनी बात रखनी है, जो हम सदा से
सबसे पुरानी पार्टी हमारी है, अपनी बात रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वे लोग हमारी बातों को या हमारे कामों को या ये कहें कि जो हमारा उम्मीदवार हो उसको एक्सेप्ट करके जिताएंगे। ऐसी उम्मीद से हम इस इलेक्शन में उतरेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जनता के पूरी तरह समर्पित हैं, जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। हालांकि बात रख के थक गए वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन दीप कमल सारन जी, अभी की स्थिति जो है, पार्टी बीजेपी द्वारा तय कर लिया गया है कि कौन प्रभारी होगा और उनके 2 सहयोगी। आपको नहीं लगता इस टीम में जेजेपी का कुछ हाथ होना चाहिए था? जेजेपी का कोई नेता इसमें होता तो गठबंधन वाली जो बात है, जो गठबंधन धर्म निभाने वाली बात है, वो नजर आती। फ्रंट पर क्यों नहीं है जेजेपी? नहीं देखिए, मैं अभी सुन भी रहा था, आपने जानने की कोशिश भी की, इस बारे में बात भी कही अपनी तरफ से। लेकिन आपको ये गौर करना चाहिए कि जो बैठक थी वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की थी। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ और सिरसा जिले की जो टीम है उसके साथ बीजेपी की बैठक की है। वो बीजेपी जेजेपी की बैठक नहीं थी। जेजेपी की बैठक अभी होनी है और उसके बाद फिर दोनों दलों की संयुक्त बैठक होगी। उसके बाद यहाँ से जो जेजेपी से जो नेता हैं, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी लगेगी, वो नाम आपके सामने आएंगे। तो ये पूरी तरीके से बीजेपी की अंदरूनी बैठक थी। उसमें आप जेजेपी के नाम तलाशेंगे तो कैसे मिलेंगे? हाँ। अगर हमारी पार्टी कोई कमेटी बनाती है अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो उसमें किसी और दल के नाम कैसे हो पाएंगे? वो बात नहीं है। लेकिन देखिए, ऐलनाबाद के बारे में मैं कम से कम ये जरूर आग्रह करूंगा कि शुरुआत में ही हम कोई ऐसी धारणाएं ना बनाएं कि ये किसी एक के पक्ष में जाए या फिर किसी एक मुद्दे पर ही जाए। वहाँ के मतदाताओं को 30 दिन का वक्त है उनके पास, और एक ये अधिकार होना चाहिए उनको कि वो खुद ही ये तय करें कि आगे के लिए उनको किसको चुनना है। इतिहास क्या रहा है, अगर वो इतिहास आप देखेंगे तो अभी आप कांग्रेस प्रवक्ता से जैसे पूछ रहे थे कि उनकी क्या रणनीति है, तो मैं तो ये कहूंगा कि उनकी रणनीति तो 30 साल का अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने की है। 1991 के बाद से तो आज तक वहां कांग्रेस जीती नहीं है। 1996 में, 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में 6 चुनाव तो लगातार कांग्रेस पार्टी वहां हार चुकी है। तो वो तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने की रणनीति बनाएंगे और उससे पहले ये रणनीति रखेंगे कि वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से कैंडिडेट आए या फिर कुमारी शैलजा जी की तरफ से कैंडिडेट आए। तो उनके मसले अंदरूनी अलग हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी और जेजेपी की तरफ से बहुत ही निर्विवाद और दोनों की आम सहमति से एक मजबूत उम्मीदवार वहां पर उतारा जाएगा। निश्चित रूप से सर, जो विपक्ष की तरफ से कयास जो अटकलें अब तक बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने उन्हें झुठलाया है, उम्मीद है कि इस उपचुनाव में भी वो चीज़ कायम रख पाएगी पार्टी और गठबंधन दोनों ही। मैं वंदना जी से जानना चाहूँगा कि वंदना जी, अभी तक कृषि कानून और किसानों के विरोधी और तमाम तरह के आरोप लगा करके ऐलनाबाद में कई राजनीतिक दल जो आपके विपक्षी हैं वो प्रचार करते रहे कि इस सरकार ने बहुत ज़्यादा काम खराब कर दिया है। आप लोगों की क्या रणनीति रह सकती है? जेजेपी और बीजेपी जो गठबंधन में आप अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, कृषि कानून, किसान हितैषी, क्या इनसे अलावा इतर मुद्दे ऐलनाबाद के स्थानीय होंगे या इसी विषय पर आगे भी चुनाव जारी रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पर भी अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे स्थानीय मुद्दे तो जुड़े ही रहते हैं जी। लेकिन आपने अभी 2 बार जिक्र किया सिंपैथी का कि आपने जब जेजेपी के प्रवक्ता से पूछा और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा तो आपने ये प्रश्न किया, क्या अभय सिंह चौटाला को सिंपैथी के आधार पर वोट मिल सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिंपैथी का तो कहीं पर नाम ही नहीं है, यहाँ पर चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। मतलब जनता के जनादेश को ठोकर मारकर फिर से दोबारा से इलेक्शन लड़ना पूर्ण रूप से अनैतिक मानती हूँ मैं। ऐलनाबाद की जनता को धोखा देने का काम किया है। जब उन्होंने एक बार जनादेश दे दिया, आपको चुन लिया और उसके बाद उंगली कटाकर शहीद होना। आप ये कहते हैं कि हमने कृषि कानूनों के जो पक्ष में हैं, हमने जो माफ कीजिएगा विरोध में हमने रिजाइन किया है। तो जिस आंदोलन के पक्ष में आप रिजाइन कर रहे हैं वो आंदोलन तो अभी भी वहीं पर है। तो मुझे लगता है कि अभय चौटाला जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि उनका पहले वाला स्टैंड ठीक था जब उन्होंने रिजाइन किया, या अब वाला स्टैंड जो है, जो वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी पार्टी दोबारा इलेक्शन लड़ेगी, तो अपना स्टैंड ऐलनाबाद की जनता के सामने भी रखें और ये भी बताएं क्यों ऐलनाबाद की जनता को उन्होंने दोबारा से इलेक्शन में धकेल दिया जब उनको दोबारा ही इलेक्शन लड़ना था। और जो सरकारी ये जो खजाने का पैसे का जो दुरुपयोग है उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, ये भी वो जरूर। सुरेश गुप्ता जी इनेलो से हमारे साथ हैं। वंदना जी का सवाल है सुरेश जी आपके लिए, पहले धोखा क्यों दिया और अगर धोखा नहीं दिया तो आप कौन से स्टैंड पर रहेंगे? क्या पहले इस्तीफा देना ठीक था या इस बार इलेक्शन में जाना ठीक है? आशीष जी नमस्कार। जी सर, बात ये है, वंदना जी बिल्कुल जो भी बोल रही हैं बहन जी हमारी, बात ये है कि किसानों के साथ नैतिकता के आधार पे अभय सिंह चौटाला जी जो किसान हितैषी हैं, किसान केसरी हैं,
उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से मनोबल बढ़ता है किसानों का। किसानों के साथ जो ज्यादती हुई है, ये 3 काले कानून जो आए हैं, इन्होंने हिला के रख दिया है फार्मर्स को। मैं भी एक फार्मर कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, और किस तरह से उनके साथ ज्यादती की है सरकार ने। और हम जो कह रहे हैं, देखो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव होगा तो हमारी पार्टी इलेक्शन में है। ओम प्रकाश जी चौटाला जो हमारे सुप्रीमो है, नेशनल प्रेसिडेंट है, वो अब मैदान में है, और हम इन पार्टियों को ये दिखाएंगे कि कैसे किसानों के मुद्दे लिए जाते हैं। किसानों के साथ के पास इनको झुकना पड़ेगा, और इनके पास कोई और चारा नहीं है कि उपचुनाव एलनाबाद वाला डिसाइड करेगा। नहीं सुरेश जी, ठीक है, ये आपका आत्मविश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन इनेलो की रणनीति क्या रखेंगे? क्या यही मुद्दे रहेंगे कि आपने इस्तीफा दिया उस समय, उसके बाद एक बार फिर से आप चुनाव में जा रहे हैं, इस्तीफा जिस वजह से दिया, एक बार फिर से उसी विषय को लेकर चुनाव में भी जाएंगे? आशीष जी, इस्तीफा तो हमने इसलिए दिया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमें कोई सिंपथी वोट नहीं चाहिए। तो सर बहिष्कार कर दीजिए चुनाव का। हाँ जी, उसी विषय पर चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं आप मत लड़िए चुनाव। नहीं, मतलब कमाल की बात कर रहे हो। चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है जी, और चुनाव हम लड़ेंगे। पॉइंट ये है कि किसानों के लिए कितने एमएलए एमपी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देना हमारा अधिकार है। सर मैं बिल्कुल आपके अधिकार पर मेरी कोई गलत नियत नहीं है, आपका अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और सबको अधिकार है, इनेलो को भी अधिकार है। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अधिकार का पूरी तरह से इस्तेमाल करें, और प्रदेश की जनता और खास करके ऐलनाबाद की जो जनता है, क्योंकि ज़्यादातर ये हमारा जो क्षेत्र है ये पूरा किसानों का ही रहा है, और किसान यहाँ पर प्रधान है और जनता जनार्दन है, इस पर फैसला होगा बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सारण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सारण साहब। आशीष, एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ मैं। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कोई 3-4 मिनट अभी बोल रहे थे जी, एक बार भी उनकी जुबान पर ऐलनाबाद का नाम नहीं आया कि ऐलनाबाद के लिए हमने पहले ये किया है और आगे हम ये करेंगे। वो शुरू से आखिर तक किसानों की जो मुद्दे हैं, किसानों की जो सहानुभूति है, और जिस तरीके से नैतिकता की बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनका मनोबल हमने बढ़ाया है इस्तीफा देकर, उनके साथ तो बिना इस्तीफा दिए भी खड़ा हुआ जा सकता था। और क्या कोई भी ऐसा अवसर है जब किसानों ने अभय सिंह चौटाला जी का इस्तीफा मांगा हो, उनसे कहा हो कि आप इस्तीफा देकर हमारा समर्थन कीजिए? किसान तो जो सत्ता पक्ष के साथ थे, जो सत्ता का साथ हैं, जो उनको समर्थन कर रहे हैं सरकार को, उन विधायकों के लिए तो जरूर इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन विपक्ष के विधायक का इस्तीफा लेकर किसान करेंगे क्या? इन्होंने तो ऐलनाबाद को एक फुटबॉल बना दिया है। अपनी मर्जी से कह रहे थे कि हमने कोशिश की है, हमने उनके साथ एक तीर चला दिया, लेकिन तीर लगा कहां, उसका मकसद क्या था वो स्पष्ट ही नहीं है। हवा में तीर चला दिया बस। और अब फिर उसी मुद्दे को लेकर क्या इनके इस्तीफे से हरियाणा की सरकार गिरी? क्या केंद्र की सरकार को कोई तकलीफ हुई? क्या किस कृषि कानून या जिनको भी एक काले कानून कहते हैं, क्या उन पर कोई भी फेरबदल हो पाया? क्या कोई भी एक असर पिछले 10 महीने में ये ला पाए अपने इस्तीफे से? सुरेश जी, फायदा क्या हुआ? इस्तीफा देने का फायदा क्या हुआ? सारण साहब पूछना चाह रहे हैं जेजेपी के प्रवक्ता कि आपके नेता का इस्तीफा देना, उसका क्या फायदा हुआ? इस्तीफा देंगे फायदा ये हुआ किसानों को। जी, फायदा ये हुआ, हमारा जो प्रदेश है उसमें किसानी है, किसान ज्यादा है। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आप विधानसभा में रहकर ज्यादा अच्छा संदेश दे सकते थे, बजाय इस्तीफा दे करके। आप विधानसभा में सत्र हुए, वहां पर अगर आपका एक भी प्रवक्ता, एक भी सदस्य मौजूद होता तो वो ज्यादा पुरजोर तरीके से रख सकते थे विषय को ऑन रिकॉर्ड। जी, हम आ ही रहे हैं। हम्पिंग मेजोरिटी से ऐलनाबाद के उपचुनाव में हम आ रहे हैं। हमारी पार्टी की निश्चित जीत है। कोई किसी तरह कभी आप जा रहे हैं, कभी आप आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है, वंदना जी क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाह रही है? सुरेश जी आपसे कुछ पूछना चाह रही है वंदना जी? इसी से मेरा एक प्रश्न है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस्तीफा दिया। इन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा देना हमारा अधिकार है। ये भी कह रहे हैं कि हम दोबारा आ रहे हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि गलती से आप जीत गए तो फिर से इस्तीफा देंगे? क्योंकि आपका तो अधिकार है।
और मनोबल बढ़ाने की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दोबारा से इस्तीफा देंगे। तो ये जो गेम कर रहे हैं आप इन और आउट का, इसमें आपकी जो सरकार है वो तो इन होने नहीं वाली है, आप तो आउट ही रहने वाले हैं। आपकी पार्टी कभी भी सरकार में नहीं आ सकती है, ये आप मानकर चलिए। और जो आप उंगली कटाकर शहीद होना चाह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, अभी आप यहाँ पर कह रहे थे कि आपने कहा कि सबको हिलाकर रख दिया, ऐसे कृषि कानून आए। तो जो मुद्दे लेकर चले थे जो आंदोलनकारी हैं, वो कहते थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, जमीन चली जाएगी। आज वो मुद्दे कहाँ हैं? उन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, आप भी बात नहीं करते। आपके लिए तो एलनावन की बात की जनता भी महत्वपूर्ण नहीं है। अरे आप माफी मांग कर जाइएगा चुनाव में कि आपने उनको फिर से चुनाव में धकेल दिया। और एक बात और कहना चाह रही हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इलाहाबाद की जनता के लिए अवसर है कि अब वो सरकार के साथ मिलकर खड़े हों और अपने विकास में भागीदार बनाएं, सरकार के साथ चले वो आगे। तो एक बहुत बड़ी जो अवसर है, बड़ा अवसर है, इलाहाबाद की जनता के लिए है, हमारे लिए तो है ही, लेकिन इलाहाबाद की जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है कि वो सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा वकील जो सरकार के साथ बैठा हो, उनकी आवाज उठाए, ऐसे नहीं में इस्तीफा दे दे। वंदना बहन जी जो बोल रहे हैं, पॉइंट एक ही है कि हम पहले नहीं है कि पूरे देश में हमने इस्तीफा दिया है। बहुत मुद्दों पे पूरे देश में कभी किसी एमएलए ने इस्तीफा दिया, किसी एमपी ने इस्तीफा दिया, किसी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, मुद्दों पे इस्तीफे होते रहे हैं। हम इकलौते नहीं है जो हमने ये काम किया है। पॉइंट दूसरा ये है कि जनता अभी बहुत परेशान है, फार्मर्स बहुत परेशान है, डाउन जो भी लोग हैं उनको बहुत तकड़ी परेशानी है। ये उपचुनाव यहाँ के लोग, जनता जनार्दन ये डिसाइड करेगा कि उनको अगली सरकार कौन सी चाहिए। हम आज पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हमारी कितनी बार सरकार रह चुकी है। तो जनता ये बताएगी कि उनको कौन सी सरकार चाहिए, किस पार्टी की सरकार चाहिए और कैसे काम चलेगा ये सारा। सुरेश, उसमें तो समय है, उसमें उस विषय में तो समय है। ये तो अभी बाई इलेक्शन है और एक विधायक यहाँ से चुना जाएगा। अगर बीजेपी या जेजेपी का चुना जाता है तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, कांग्रेस का चुना जाता है तो विपक्ष मजबूत होगा। आपका यदि विधायक जीतता है तो फिर यथावत जो स्थिति पहले वाली थी वो वहीं आ जाएगी। अभय जी फिर से हो सकता है विधायक बन जाएंगे। ये आगे के समीकरण जो सभी संभावनाएं मैं वो बता रहा हूँ। संजीव जी, ये जो बात सुरेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा अभय जी ने देकर के पूरा एकदम हिला कर रख दिया, कांग्रेस के प्रयासों को यहाँ पर एक तरह से साइडलाइन कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस, जो कि बार बार बहुत सारे आंदोलन और यात्रा और तमाम तरह के जो प्रयास किए गए किसानों के हित में, एक इस्तीफे ने सब कुछ हिला कर रख दिया? आशीष जी, देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है, हर एक पार्टी का अपना अलग सिस्टम या अलग कार्यक्रम होता है। जहां तक हम लोग समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता या कार्यकर्ता समझते हैं, इस्तीफा देना कोई समस्या से लड़ने का या समस्या से जूझने का हल नहीं था। अगर लोगों ने उनको विधानसभा में भेजा था तो वहां लड़ने के लिए भेजा था, ना कि मैदान छोड़ के बार बार एक बार मुझे फिर जिताओ, मैं फिर लड़ूंगा, एक बार वो करो। तो सुरेश जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। उनकी आइडियोलॉजी होगी, इस्तीफा दे के उनकी सोच ठीक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां तक ये सोच रही है, किसानों का मुद्दा तो ज्वलंत मुद्दा है ही, लेकिन मौजूदा सरकार के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, एक मुद्दा नहीं है इस इलेक्शन के अंदर। इस इलेक्शन के अंदर अनेकों मुद्दे सत्तारूढ़ दल के अंदर जो ये दोनों पार्टी हैं, इनके अगेंस्ट अनेकों मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में आएंगे, बताए जाएंगे। उसके बाद लोगों का निर्णय होगा कि वो किस पार्टी के किस उम्मीदवार को उचित उम्मीदवार मान के इस इलेक्शन में। बाकी हार जीत लगी रहती है। मेरे साथी दीप कमल जी ने कहा कि 20 साल से हार गए, ये हार गए, वो हार गए। मैं आपको बताऊं कि हम टीवी पे बैठ के इतनी दूर चले जाते हैं बातों के अंदर। ये तो इलेक्शन है, कोई हमारी सेवाएं हमें चुन के लेता है, कोई बगैर चुने लेता। हम सेवाओं से थोड़ी हट रहे हैं। कांग्रेसी हमने
लोगों ने, हमारी पार्टी ने। बिल्कुल संजीव जी, मुद्दे देखिए, जनता के जो मुद्दे हैं वो अपने जो वोट है उसी आधार पर देगी, लेकिन पार्टियों का अपना एजेंडा क्या रहेगा, पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, इस पर भी जनता काफी कुछ नजर रखती है, जिसके लिए हम लोग उन तक ये सूचना पहुंचाते रहते हैं। समय की कमी है, दीपकमल सारण जी का फोन लगता है कट गया। दीपकमल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी आपका भी बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर पूरा स्पष्ट करने के लिए। संजीव भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, इनेलो से आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर अपनी बात रखी। हालांकि बीजेपी ने अपनी अलग बैठक करके तय कर लिया कौन टीम बनेगी, और जेजेपी के साथ अभी संयुक्त बैठक होना बाकी है, उसके बाद संयुक्त टीम गठबंधन का उम्मीदवार सामने आएगा। फिलहाल कांग्रेस की अपनी रणनीति है और इनेलो अभी भी किसानों के मुद्दे पर है। देखना होगा ऐलनाबाद का उपचुनाव किस ओर और किस रंग में अपनी नई और अलग छवि दिखाने की कोशिश करता है। इस बार का ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इस उम्मीद के साथ इस उपचुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम से। रणभूमि में फिलहाल इतना ही।